चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास, वेलकम टू दी ओरिएंटेशन क्लास ऑफ कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। कल तक जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 इन शॉर्ट एफएआर 2 कह रहे होते थे, अब वो बदलकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो चुका है, सीआर हो चुका है। कल तक जो हमारे पास कैफ के ग्रुप बी में कैफ 5 था, अब वो हमारे पास कैफ 6 बन चुका है। तो आज के इस ओरिएंटेशन के अंदर, आज के इस पहले लेक्चर के अंदर हम इस सब्जेक्ट का डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का कंटेंट, इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। पुरानी स्कीम के मुकाबले नई स्कीम के कंपैरिजन में क्या नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, क्या स्टैंडर्ड्स की रीशफलिंग की गई है, कौन से चैप्टर्स हैं जो कि इस सिलेबस से डिलीट कर दिए गए। ओवरऑल मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बात करूंगा। ओवरऑल मैं सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करूंगा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन के नाम में ही अकाउंटेंट आ रहा है, तो इस सब्जेक्ट की क्या रेलेवेंस होने वाली है, सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है, पासिंग परसेंटेज कितना है, एग्जामिनर्स का क्या फीडबैक है, एग्जामिनर कमेंट्स किस तरह के हैं। तो बहुत सारी बातें जो कि हम इस सब्जेक्ट के हवाले से आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक प्रॉपर आपकी एक स्टडी जर्नी बताऊंगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर हम इस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे होंगे, किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ताकि हम एक एफिशिएंट मैनर में, एक अफेक्टिव मैनर में इस सब्जेक्ट को टाइमली कंप्लीट भी करें और एग्जाम से पहले हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो जिसमें हम इस सब्जेक्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी कर सके। तो सब्जेक्ट के हवाले से जितनी कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो आईकेप की ओल्ड स्कीम जो कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 थी, पुरानी स्कीम में ये कैप 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का सब्जेक्ट था। नई स्कीम में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नई स्कीम में ये कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग बन चुका है। सबसे पहले अगर मैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस पर आऊं, मैं वैसे पासिंग परसेंटेज भी डिस्कस करूंगा, आपकी स्टडी का तरीकेकार भी जिक्र करूंगा, कुछ एग्जामिनर्स के फीडबैक, एग्जामिनर्स कमेंट्स भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के कोर्स का पोस्टमार्टम करते हैं कि सब्जेक्ट के कोर्स में क्या है, क्या नया ऐड किया गया है, क्या डिलीट किया गया है, क्या आसान है, क्या मुश्किल है, ये सारी चीजें। देखिए ब्रॉडली हमारा ये जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, ये 3 ग्रेड्स के अंदर डिवाइडेड है। पहली ग्रेड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर एनालिसिस, जिसकी वेटेज 30 टू 40 मार्क्स की है। दूसरी ग्रेड है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसकी वेटेज तकरीबन 25 से 35 मार्क्स की है। और तीसरी ग्रेड है हमारे पास अदर एरियाज ऑफ आईएफआरएस, जिसकी वेटेज अराउंड 30 टू 40 मार्क्स की है। और इन टोटलिटी हमारे इस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर कोई 15-16 चैप्टर्स, कोई 15-16 डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शामिल किए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं पहली ग्रेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर एनालिसिस की बात करूं, जिसकी वेटेज 30 से 40 मार्क की है, इसमें हमारे पास कुछ 5 चैप्टर्स हैं। वन इज कंसोलिडेशन, द सेकंड इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, द थर्ड इज, जो कि आपने नाम सुना ही होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फोर्थ इज, जिसका भी नाम आपने सुना ही होगा, बल्कि आपने पढ़ा ही होगा, IAS 33 अर्निंग पर शेयर। और पांचवे हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इस ग्रेड में हमारे पास ये जो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, इसमें से ये 2 चैप्टर्स आपके एग्जाम में कंपल्सरीली टेस्ट होते हैं। हमारे एग्जाम में 15 से 20 मार्क की वेटेज पे कंसोलिडेशन का एक सवाल लाजमी पूछा जा रहा होता है। कंसोलिडेशन क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ये बातें आप इन 2 चैप्टर्स के अंदर डिटेल में सीखने वाले हो। देखो आम हालात में जब हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो इससे हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज के ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। इन 2 चैप्टर्स के अंदर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीख रहे होंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की प्रिपरेशन सीख रहे होंगे। और ये हमारे एग्जाम का कंपलसरी एरिया है, यानी कि हमारे एग्जाम में कम से कम एक सवाल 15 से 20 मार्क तक की वेटेज का कंसोलिडेशन के टॉपिक से पूछा ही जा रहा होता है। कंसोलिडेशन आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लेवल पे भी कवर करोगे, और जब आप सीए फाइनल में एडवांस अकाउंटिंग एंड एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में आ जाओगे, वहां पर भी आप कंसोलिडेशन दोबारा से कवर करोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर आप कंसोलिडेशन की बेसिक्स देख रहे होंगे। 2 कंपनीज का अगर एक ग्रुप है, पेरेंट और एक सब्सिडियरी का अगर एक ग्रुप है, तो उसकी कंसोलिडेशन कैसे होगी वो यहां पर आप सीखोगे। लेकिन जब आप सीए फाइनल में के लिए आ जाओगे, तो सीए फाइनल में आप कंसोलिडेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे होंगे।
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, वर्टिकल ग्रुप्स देख रहे होंगे, फॉरेन सब्सिडीज देख रहे होंगे और डिफरेंट तरह की और चीजें देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कंसोलिडेशन का यूं कह लेके बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल कवर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये फाइनल में हम इसको एडवांस में डिटेल में कवर कर रहे होंगे। इसके बाद 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एफएआर 1 से यहाँ पर रीशफल हुए। यानी ये वो 2 चैप्टर्स हैं कि आप सब अगर एफएआर 2 की ये सेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आप एफएआर 1 पास करके आए होगे, डायरेक्ट तो एफएआर 2 में नहीं आ जाओगे। एफएआर 1 जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया या पिछले अटेम्प्ट में पास कर चुके हैं, उन्होंने ये 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। नंबर 1 इज रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नंबर 2 इज आईएएस 33 अर्निंग पर शेयर। पुरानी स्कीम में ये दोनों चैप्टर्स एफएआर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 के सब्जेक्ट में थे। नई स्कीम में इसे वहां से रीशफल करके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया गया। अब इन चैप्टर्स में क्या है क्या नहीं है ये बताना तो मेरे ख्याल है कि आप लोगों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एफएआर 1 के अंदर ये दोनों चैप्टर्स कवर करके आ चुके हो। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब ये कैप 6 ग्रुप बी का पार्ट है, तो ग्रुप बी में बिल्कुल बेसिक कैप फंड वाली चीजें नहीं, थोड़ी बहुत एडवांस चीजें भी आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। मतलब थोड़ा डिटेल एनालिसिस आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ईपीएस और बेसिक और डायल्यूट ईपीएस की वर्किंग में कुछ थोड़े से एडवांस कॉम्प्लेक्सिटीज है जो कि हमने एफआर 1 लेवल पे नहीं देखे थे, यहाँ पर हमें वो भी कवर करने पड़े होंगे। लेकिन यूं समझ लें कि 90% तो वही है जो आपने एफआर 1 में कवर किया, 5-10% थोड़ी सी एडवांस चीजें या थोड़ी सी एडिशनल चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर करनी होगी। और तीसरा सॉरी 5वां चैप्टर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली देखें, दुनिया भर में डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉलो किए जाते हैं। लार्जली तो तकरीबन 110 कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज या बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आईएएस और आईएफआरएस के अलावा दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में यूएस गैप फॉलो किया जाता है। अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में कुछ जगहों पर यूके गैप फॉलो किया जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को ही लोकली अडॉप्ट किया हुआ है। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में आईएएस और आईएफआरएस ही फॉलो होता है, लेकिन एससीसीपी के रेगुलेशंस के तहत इसे लोकली अडॉप्ट किया गया है और हम लोकली अडॉप्ट कर कर आईएएस और आईएफआरएस को फॉलो करते हैं। फिर जब एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं तो थोड़ी बहुत कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट भी अराइज हो जाती है। कंपनी लॉ में कुछ नए एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो कि आईएएस और आईएफआरएस में तो रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन कंपनी लॉ की प्रैक्टिस के तहत हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये सारा माजरा हम यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग में देख रहे होंगे। तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स, क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट करनी पड़ती है, ये हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चैप्टर में देख रहे होंगे। अब देखें, इस ग्रिड की ओवरऑल वेटेज तकरीबन 30 से 40 मार्क्स रखी गई है। एक सवाल तो लाजिम है जो कि नई स्कीम में भी मैं समझता हूं कि कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के चैप्टर से 15 से 18 मार्क या 15 से 20 मार्क का पूछा ही जाएगा। बाकी हो सकता है कि रेशियो एनालिसिस और अर्निंग पर शेयर में से इन दोनों चैप्टर्स में से कोई एक सवाल पूछ लिया जाए और इसके ऊपर एक सवाल पूछ लिया जाए। यानी 18-15 मार्क का एक सवाल यहाँ से आ गया, 10-12 मार्क का एक सवाल इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आ गया और 10-12 मार्क का सवाल यहाँ पे आ गया। या हो सकता है कि एक सवाल इन दो टॉपिक से पूछा जाए और एक सवाल इन तीन में से किसी एक टॉपिक से पूछा जा रहा हो। ये मिक्स एंड मैच एग्जामिनर चलाएगा, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे। यहाँ से तो एक सवाल 15 से 20 मार्क का आना ही आना है। इन 3 चैप्टर्स में से हो सकता है 2 सवाल या 1 सवाल जो है ना एग्जामिनर केस टू केस बेसिस पे टेस्ट कर रहा हूं। देन दूसरी ग्रेड है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। और इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा चेंज है जो कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, नंबर 1 आईएएस 12 इनकम टैक्सेस का स्टैंडर्ड जो कि जनरली अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को एक टफ टाइम दे रहा होता है। नंबर 2 आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स के पीछे छुपा हुआ एक स्टैंडर्ड है। अगर किसी भी कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएं, उसमें बैलेंस शीट भी आ रहा होता है, पीएनएल भी आ रहा होता है, प्रॉफिट भी आ रहा होता है, कैश फ्लोज भी आ रहे होते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से पूरे फाइनेंशियल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है ना, वो उस बिजनेस का रेवेन्यू होता है।
वो उस बिजनेस का रेवेन्यू होता है कि बिजनेस ने कमाया क्या। प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो हम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करके कैलकुलेट करते हैं ना। प्रॉफिट का नंबर किसी स्टैंडर्ड से उठकर थोड़ी आता है। लेकिन कौन सा नंबर स्टैंडर्ड से उठकर आता है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रेवेन्यू का नंबर है। कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा ही डिटेल स्टैंडर्ड है, दैट इज आईएफआरएस 15। और ये हम यहाँ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर करेंगे। अब ये दोनों स्टैंडर्ड्स भी आप यहाँ पे कवर कर रहे हो, सीए फाइनल में दोबारा से कवर करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कुछ आप यहाँ कवर करोगे वही सीए फाइनल में कवर करोगे। ऑब्वियसली सीए फाइनल के अंदर इसके एडवांस सिनेरियोज आ रहे होंगे, एडवांस ट्रांजेक्शंस आ रही होंगी। यहाँ पर आप आईएएस 12 और आईएफआरएस 15 का एक लिमिटेड पोर्शन कवर करेंगे, लेकिन सीए फाइनल के अंदर इन स्टैंडर्ड्स को दोबारा से और डिटेल में और डेप्थ में और कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के साथ कवर कर रहे होंगे। देन एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये एक ऐसा एरिया है जो कि सीए में मैं समझता हूं कि थोड़ा नेग्लेक्टेड है। लेकिन चूंकि मैं पैरेलल एसीसी भी टीच करता हूं, एसीसी का भी F7 और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एसीसी के डोमेन में इस टॉपिक को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है। और एसीसी के डोमेन में इस टॉपिक से कंपलसरी एक सवाल हर टाइम में पूछा ही जाता है 10-12 मार्क का। सीए के अंदर ये टॉपिक इतना ज्यादा रेलेवेंस या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हर 3-4 अटेम्प्ट के गैप के बाद 5-6 मार्क का पूछा जा रहा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली या एसीसी की बॉडी की पर्सपेक्टिव से कहूं तो इस सब्जेक्ट की बड़ी रेलेवेंस है। नाम क्या है? एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट, आपके ऊपर क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज होती हैं, आपके ऊपर क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त। फ्रॉड ना करने की, इनकॉम्पिटेंस शो ना करने की, किसी के प्रेशर में आकर गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। तो एज अ अकाउंटेंट हमारे ऊपर जो जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। भाई देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं एक कंपनी में मैं जॉब के लिए जाता हूँ, मेरी मैनेजर फाइनेंस की जॉब लग जाती है। लेकिन कंपनी का सीएफओ कहता है कि अभी हम आपको 3 महीने प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे और 3 महीने हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे और 3 महीने परफॉर्मेंस के बाद आपको परमानेंट कर देंगे अगर आपका काम समझ आएगा। अब इस 3 महीने में ऑब्वियसली आप तो अपनी पूरी कोशिश करोगे कि आप अपने सीएफओ की उठाओ, उसको अच्छा काम करके दो ताकि आपकी जॉब परमानेंट हो सके। तो इस प्रोबेशन पीरियड में हो सकता है कि सीएफओ आपको बहुत सारी जगहों पर अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए कहे, फिगर्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए, विंडो ड्रेसिंग करने के लिए कहे, और आप उसकी बात मानो सिर्फ अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए। तो जॉब को सिक्योर करने के लिए अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हो, इथिकली ये काम सही नहीं है। इथिकली ये काम सही क्यों नहीं है? क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी इस प्रोफेशन का जो धर्म है, रिलीजन है, दैट इज अकाउंटेंसी प्रोफेशन, ये हमें ये कहता है कि अकाउंटेंट को जिम्मेदारी दी गई है कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो वो हक और सच के साथ बना रहा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस कर रहे होंगे। इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट, इसके अंदर कोई फ्रॉड, इसके अंदर कोई एरर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अकाउंटेंट की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे। जो मैं बात करने लगा था, इस सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है ना, वो है ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी। ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी ये एक ऐसा एरिया है जो आज तक सीए के पूरे कोर्स में कहीं पे सही मानों में पढ़ाया ही नहीं जाता था, बताया ही नहीं जाता था। ईसीसी के एग्जाम में तो इसको पिछले 4-5 सालों से F7, एसबीआर और डिफरेंट कोर्सेज में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, लेकिन सीए के कोर्सेज के अंदर इसको इतनी रेलेवेंस, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन फाइनली आईकेएप ने इस चीज को रियलाइज किया है। कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर इसका एक चैप्टर ऐड किया है। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के सब्जेक्ट के अंदर इसका एक चैप्टर ऐड किया है। और सीए फाइनल के अंदर तो सस्टेनेबिलिटी का पूरा एक नया कोर्स ऐड कर दिया है। आईकेएप ने डेढ़ से ही सही, लेकिन इस सब्जेक्ट की जो ड्यू इंपॉर्टेंस बनती है ना, इस सब्जेक्ट को देने की कोशिश की है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में एक चैप्टर है, मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस में एक चैप्टर है, हो सकता है ऑडिट वगैरह में भी कुछ इससे पर्टेनिंग बातें डाली हो, लेकिन सीए फाइनल में तो सस्टेनेबिलिटी का पूरा एक चैप्टर ही ऐड कर दिया। इस चैप्टर के अंदर क्या है ये भी थोड़ा सा बताता हूँ, और इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस या आने वाले वक्तों में आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको कितनी ज्यादा हेल्प और सपोर्ट करने वाला है, इसकी भी मैं बात करता हूँ। देखिए, पहले तो यहाँ जो मैं बात आपको बताऊंगा ना, मैं और आप, हम पाकिस्तानी कौम इस तरह से नहीं सोचते या इस तरह से चीजों को नहीं देखते, या हमारी जिंदगी के मामलात ऐसे नहीं चलते जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन ये जो गोरा है ना, अंग्रेज है ना, ये बड़ा इन चीजों को सीरियस लेता, और पिछले 10-15 सालों में इन चीजों को बड़ा सीरियस लेने लगा है।
देखिए, मैं और आप एक पाकिस्तानी सोच, हम जब किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करती है, हमारा पहला थॉट प्रोसेस क्या होता है कि हम इस बिज़नेस से क्या कमाएँगे? हमें इस बिज़नेस से कितना फ़ायदा होने वाला है? लेकिन आज की जनरेशन या आज की दुनिया में सिर्फ़ ये चीज़ नहीं देखी जाती, एक बिज़नेस से आप क्या कमा रहे हो? ये भी देखा जाता है, इस चीज़ के ऊपर भी इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स डिमांड करते हैं कि हमें ये भी बताया जाए कि हमारा बिज़नेस कितना सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूइंग। क्या हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने जा रहे जो आज तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे रही है, लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये बिज़नेस एक्जिस्ट ही ना करता हो? या एनवायरनमेंट को इतना बुरी तरह से डैमेज कर रहा हो कि आने वाले वक्तों में हमारी नस्लों के लिए ये दुनिया रहने के लायक ही ना बचे? या ऐसा बिज़नेस किया जा रहा है जो कि ऐसी रिसोर्सेज़ से रन हो रहा है, जो कि आने वाले वक्तों में रिसोर्सेज़ ही खत्म हो जाएगी? मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंपनी के आप इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि मोटर व्हीकल बनाती है जो कि पेट्रोल से या डीजल इंजन से चलती है। मतलब डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, मोटर व्हीकल बनाती है। डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से चलने वाली मोटर व्हीकल की आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ऑल्दो मिलियंस और बिलियंस के प्रॉफिट है जो कि ये कंपनी जनरेट करेगी। लेकिन जिस तरह से हम दुनिया को अब देख रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं सर, ये सस्टेनेबल नहीं है। एक वक्त आएगा जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। ये वक्त आएगा कि जब हम एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर देंगे कि फिर पेट्रोल और डीजल की कार के ऊपर बैन लग जाएगा, सिर्फ सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी से चलने वाली व्हीकल्स ही इस्तेमाल होंगी। इसका मतलब है कि अगर आज की तारीख में डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से बनने वाली गाड़ियां जो कंपनियां बना रही हैं, उनके बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, लेकिन शायद लॉन्ग रन में वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्तों में दुनिया इसको रिप्लेस कर देगी। पाकिस्तान में शायद 20-25 साल के बाद, लेकिन यहाँ यूके में, यूएस में तो मैं देख रहा हूँ कि शायद होने आने वाले 5-10 साल के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीटली शिफ्ट हो जाए। ग्रीन एनर्जी पे कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया जाए, सोलर एनर्जी पे कंप्लीटली चीजों को शिफ्ट कर दिया जाए। तो वेस्ट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दुनिया को देख रहा है, वेस्ट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जिंदगी को देख रहा है। हम अलग तरह से सोचते हैं, हम अलग तरह से जिंदगी गुजार। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स बाय किए, फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है। हमने ग्रोसरी स्टोर्स एक है और उसके हमने शेयर्स बाय किए, चीज के, इम्तियाज के, इस तरह के। अब ये ग्रोसरी स्टोर ऑब्वियसली ग्रोसरी के 10,000 आइटम्स बेच रही होती हैं। सब चीजों को प्लास्टिक में पैक कर रही होती है। तो जितना ज्यादा प्लास्टिक वो इस्तेमाल करती है, फिर कस्टमर उन प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो प्लास्टिक के रैपर को अल्टीमेटली क्या करता है? डिस्कार्ड कर देता है। तो ये अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, दुनिया को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो दुनिया को इतनी बेदर्दी से पॉल्यूट कर रही है कि आने वाले वक्तों में ये दुनिया मेरे बच्चों के लिए, हमारी आने वाले नस्लों के लिए रहने के लिए काबिल ही ना बचे। तो ये चीज़ ईएसजी में रिपोर्ट होती है। ईएसजी का मतलब होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि हमारी बिज़नेस का, हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, वो क्या अच्छे काम कर रही है, क्या बुरे काम कर रही है। सोशल में ये देखा जा रहा होता है कि बिज़नेस सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या लोगों की लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, क्या अपने एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर पेमेंट, सैलरीज़ एंड वेजेस पे करने में, क्या डिफरेंट जो एक आपने टर्म सुना होगा सीएसआर, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो कंपनीज़ क्या अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज़ को पूरा कर रही है। और इसी तरीके से गवर्नेंस, गवर्नेंस में आता है कि कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसको हम गवर्नेंस कह रहे होते हैं, वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना बिजनेस के बारे में सही तरीके से सोचता है। आज की तारीख में वेस्ट तो इसके ऊपर काफी आगे आ चुका है। यूके में, यूएस में मैं हूं अभी, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो इन चीजों की बड़ी ज्यादा रेलेवेंस है, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में जब मैं था तो इन चीजों की इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान में भी इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा ना आ रहा हो कि पिछले साल कंपनी के क्या नंबर्स थे, पिछले साल कंपनी की क्या बैलेंस शीट थी, पिछले साल कंपनी की क्या इनकम स्टेटमेंट थी। ये भी बताओ कि आने वाले वक्तों में क्या आने वाले वक्तों में ये बिजनेस सस्टेनेबल है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसी रिसोर्स पे काम कर रहा है जो रिसोर्स ही खत्म हो जाएगी, ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है जो प्रोडक्ट ही नहीं रहेगी, ऐसी चीज बना रहा है जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है, पोल्यूट कर रही है। क्या कंपनी अपनी ईएसजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है, एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली भी कंट्रीब्यूट कर रही है, सोशल कंट्रीब्यूशंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल कर रही है, कंपनी की गवर्नेंस अपनी जगह मेंटेन्ड है, कंपनी की गवर्नेंस अपनी जगह स्ट्रांग है या नहीं। इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा अब बात होने लगी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने
2010 या 2011 के अंदर जो है ना सीए में मैं एंटर हुआ, यानी कि एज अ स्टूडेंट आप ही की तरह मैं सीए में एंटर हुआ। उस वक्त मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था, तो मॉड्यूल ए बी सी किया मैंने। मेरा ख्याल है 2011 में मेरा कैफ कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने केपीएमजी तासीर आदि ज्वाइन की। 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया। तो क्वालिफिकेशन से पहले मैं तकरीबन 2 ढाई साल अरसे केपीएमजी में आर्टिकलशिप कर रहा था। जब मैं क्वालिफाई हुआ तब भी मेरी आर्टिकलशिप का 1 डेढ़ साल रहता था। 2017 में या 16 में मेरी आर्टिकल्स कंप्लीट हो गई। 2020 तक मैं केपीएमजी के साथ रहा। 2020 के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस और अपना कॉलेज स्टार्ट किया। तो ये जो पिछले 9-10 सालों की मेरी प्रोफेशनल जर्नी है ना, इसमें मैंने देखा कि हर 2-3 साल में एक चीज़ आती है, एक नया स्टैंडर्ड आता है, एक नया बिज़नेस आता है, जो कि फर्म्स को, अकाउंटेंट्स को, प्रैक्टिशनर्स को ठीक-ठाक कमा के देता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो आईएफआरएस 15 का स्टैंडर्ड है, ये जो आईएफआरएस 16 का स्टैंडर्ड है, ये जो आईएफआरएस 9 का स्टैंडर्ड है, जब मैं सीए कर रहा था, जब मैं आप ही की तरह क्लासरूम में बैठ के सीए की क्लासेस अटेंड कर रहा था, मैंने उस वक़्त ये स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े थे। मैंने उस वक़्त ये स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े थे। जिस वक़्त मैं अकाउंटिंग की क्लास ले रहा था ना, उस वक़्त रेवेन्यू के लिए एक स्टैंडर्ड हुआ करता था आईएस 18, लीजेस के लिए एक स्टैंडर्ड हुआ करता था आईएस 17, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड हुआ करता था आईएस 39। लेकिन 2014, 15, 16 के अंदर ये वाले नए स्टैंडर्ड्स आए थे। और जब ये 2014, 15, 16 के अंदर ये स्टैंडर्ड्स आए ना, तो जितने भी बिज़नेसेस हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया भर की मैं बात करूँ, इन्होंने डिफरेंट फर्म्स को अप्रोच किया। तो भाई आप हमारे लोगों को ट्रेन करें, आप हमारे सिस्टम्स को इन नए स्टैंडर्ड्स पर लेकर आएँ। आप इन नए स्टैंडर्ड्स को हमारे अकाउंट्स में इम्प्लीमेंट करें। और ये लाखों या करोड़ों का काम नहीं, इस काम के ऊपर फर्म्स ने अरबों रुपए कमाए। बिग फोर फर्म से लेकर एक मिडल साइज कंसल्टेंट ने, एडवाइजर ने, अकाउंटेंट ने लाखों रुपए कमाए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कंडक्ट की, लोगों के सिस्टम चेंज किए, लोगों के सिस्टम इंप्लीमेंट किए, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अफेक्टेड किया। यानी समझ लें कि 2014 से लेकर 2017, 18, 19 तक का साल मैंने देखा, जिसमें इन 3 स्टैंडर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, इन 3 स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग के ऊपर बेतहाशा काम हुआ। बिज़नेसेस ने बेतहाशा खर्च किया, क्योंकि खर्च करना था, रिक्वायरमेंट थी, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और फर्म्स ने, अकाउंटेंट्स ने, प्रैक्टिशनर्स ने लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का बिज़नेस जनरेट किया। अब ये स्टैंडर्ड्स मैच्योर हो चुके हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स मैच्योर हो चुके हैं। मैं पिछले 3-4 साल की बात करूँ, पिछले 3-4 साल के अंदर एक नया स्टैंडर्ड आया है, आईएफआरएस 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आईएफआरएस 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का ये स्टैंडर्ड हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर नहीं करते, हम सी फाइनल में भी कवर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन इस नए स्टैंडर्ड की वजह से अगेन जितनी इंश्योरेंस बिज़नेसेस थे, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज़ थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तो हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। हर इंसान की, हर इक्विपमेंट की, हर व्हीकल की, हर हाउस की, हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। तो पाकिस्तान से बाहर तो इंश्योरेंस का बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जब ये आईएफआरएस 17 का स्टैंडर्ड पिछले 2-3 सालों में आया, अगेन सारे बिज़नेस ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। डिफरेंट फर्म्स को अप्रोच किया कि आप इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करवाएँ, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प करें, हमारे अकाउंट्स में ये स्टैंडर्ड्स इफेक्टिव करें। यकीन जाने मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मैं बिग 4 के मुकाबले मेरी, मैं तो एक सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा बिग 4 से तो कोई कंपैरिजन नहीं है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आईएफआरएस 17 के स्टैंडर्ड के ऊपर मल्टीपल कंपनीज़ को, मल्टीपल फर्म्स को ट्रेनिंग देकर लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 सालों से लोगों ने आईएफआरएस 17 के ऊपर बहुत ज़्यादा कमाया और इसकी रिसोर्सेज़ भी बड़ी स्केयर है। मैंने एक कोर्स रिकॉर्ड किया आईएफआरएस 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और मैंने यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यूडेमी का नाम आपने सुना है, नहीं सुना? लेकिन चलें, यूडेमी का नहीं सुना होगा तो शायद कोर्सेरा का तो सुना ही होगा। ये यूडेमी और कोर्सेरा बेसिकली इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ अपनी सीवीडी करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से वो कोर्सेज लेकर अवेल करते हैं। तो मैंने पिछले 7-8 महीनों में आईएफआरएस 17 के ऊपर प्रॉपर कोर्स रिकॉर्ड करके यूडेमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया। और आई गेस के अराउंड मोर देन 100 वहाँ पर एनरोलमेंट्स हैं और वो कोर्स जो है मेरा यूडेमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ट सेलर है। यानी बताना क्या चाह रहा हूँ कि हर 2-3 साल के बाद एक दौर आता है किसी न किसी स्टैंडर्ड का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर उस पे बात होती है, बहुत ज़्यादा उस पे अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती है। अपॉर्च्युनिटीज़ सिर्फ ट्रेनिंग्स की या टीचिंग की या इम्प्लीमेंटेशन की नहीं, जॉब रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी निकलती है। मुझे याद है कि ये वाला जो दौर था ना, आईएफआरएस 15 का, आईएफआरएस 16, आईएफआरएस 9 का,
उस दौर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी मिडिल ईस्ट में, यूएस में, यूके में सिर्फ इन स्टैंडर्ड्स की एक्सपर्टीज की बेसिस पे जॉब हुई। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले 3-4 सालों में मुझे मल्टीपल ऐसे स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स मिले जिनकी यूएस में, मिडिल ईस्ट में इस स्टैंडर्ड की एक्सपर्टीज की बेसिस पे जॉब हुई। सर ये सारी बातें अब हमें क्यों बता रहे हैं? ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अब आने वाले दौर में इसी के साथ होने वाला है। मैं अभी की पोजीशन बता रहा हूँ। जब से मैं यहाँ यूके में हूँ, मुझे अभी तक कोई 3 से 4 कंपनीज़ ने अप्रोच किया है कि आप हमारे एम्प्लॉइज़ को इस चीज़ के ऊपर ट्रेन करें। हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि ये सस्टेनेबिलिटी वगैरह का क्या करना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और अगेन आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करें, आप डिफरेंट जॉब पोर्टल्स वगैरह पे जाके सर्च करें, आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारी जॉब्स अब दिखना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि अब जैसे-जैसे चीज़ आने लगती है, तो उसकी जॉब मार्केट भी खुलती है, उसकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स भी खुलती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी खुलती है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग जो कि आने वाले वक़्तों में मुझे लगता है कि अगले कम से कम 4 साल, 5 साल फर्म्स इससे ठीक-ठाक पैसा बनाएगी। छोटे कंसल्टेंट, एडवाइज़र्स, प्रैक्टिशनर्स इसकी ट्रेनिंग्स और इम्प्लीमेंटेशंस और चीज़ों से पैसा कमा रहे होंगे। और अगर हम एज़ अ एम्प्लॉयी पर्सपेक्टिव से इनके एवेन्यूज़ देखें तो आने वाले वक्तों में इससे पर्टनिंग एक बहुत बड़ी जॉब मार्केट मुझे दिख रही है कि सिर्फ इस चीज़ के ऊपर जॉब्स ओपनिंग होंगी कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए बंदा चाहिए, ईएसजी रिपोर्टिंग के लिए बंदा चाहिए। दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज़ कमिंग इन वर्ल्ड। और इसी चीज़ की रेलेवेंस, इसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आईकेएम ने इसको सीरियस लिया। आईकेएम ने एफएआर 2 में सिर्फ 1 चैप्टर, एमएफए के अंदर सिर्फ 1 चैप्टर, लेकिन सीए फाइनल लेवल पे पूरा एक कोर्स ऐड किया है जिसका नाम ही सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स है। तो दिस इज द बिग थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। अगेन मैं क्यों कह रहा हूँ स्टार्ट, क्योंकि अब आप पहली बार इसके बारे में जानोगे, फिर थोड़ा एमएफए में जानोगे, फिर डिटेल में सीए फाइनल लेवल पे कवर करोगे। देन हमारे कोर्स की तीसरी ग्रेड है अदर एरियाज ऑफ आईएफआरएस, जिसकी वेटेज 30 से 40 मार्क की रखी गई है। इसके अंदर हमारे पास कुछ 5 से 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। वन इज आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, छोटा सा स्टैंडर्ड है 2-2.5 घंटे का। आईएफआरएस 16 लीजेस, एक बड़ा स्टैंडर्ड है। आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब में सबसे लेंथी स्टैंडर्ड है, उन सब में सबसे लेंथी स्टैंडर्ड है। अगर मैं जो ओरिजिनल आईएफआरएस की रेड बुक्स की बात करूं ना, तो कोई 470 पेजेस पे 470 पेजेस सिर्फ आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखे गए। यानी इसमें इतने बेतहाशा रूल्स, इतने बेतहाशा प्रिंसिपल्स हैं कि कोई 470 पेजेस सिर्फ आईएफआरएस के स्टैंडर्ड के ऊपर, आईएफआरएस स्टैंडर्ड के अंदर आईएफआरएस 9 से पर्टेन करते हैं। लकीली कैफ लेवल पे आपने पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर नहीं करना। कैफ लेवल पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड का हार्डली 5 से 10% पोर्शन है जो कि आप कैफ लेवल पे कवर करोगे। बाकी 80 टू 90% पोर्शन आप इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पे कवर करोगे। यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो दुनिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो समंदर है, उसका 5 से 10% पोर्शन हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर करेंगे। बाकी का 80-90% पोर्शन हम इंशाल्लाह सीए फाइनल, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर करेंगे। देन IS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets, IS 10 event after the reporting period, IS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। ये छोटे-छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, 2-2 3-3 घंटे के अंदर ये स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, छोटे-छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। बड़े स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड बड़ा स्टैंडर्ड है। IS 12 का स्टैंडर्ड बड़ा तो नहीं है लेकिन टफ टाइम देता है बच्चों को। IFRS 15 का स्टैंडर्ड एक लेंथी स्टैंडर्ड है। IFRS 16 का स्टैंडर्ड एक लेंथी स्टैंडर्ड है। ये 3-4 चैप्टर जो मैंने हाईलाइट किए ये बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। बाकी इसके अलावा ये वाले स्टैंडर्ड्स, ये छोटे-छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। एथिक्स का एरिया हो गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया। इसके ऊपर तो मैं बात कर ही नहीं रहा क्योंकि ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप ऑलरेडी अभी गरम-गरम, ताज़ा-ताज़ा एफएआर 1 में पढ़कर आए हैं। ये हमारे पास चीज़ें हैं जो कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के कोर्स में हैं। सर इसमें से कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी? इसमें से कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले नहीं थी, अब है? सर ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ये पहले सीए में ही नहीं था, अब डाला इन्होंने। ये 2 चीज़ें पहले यहाँ पर नहीं थी, ये 2 चैप्टर्स पहले एफएआर 1 में हुआ करते थे। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईएस 33 अर्निंग पर शीट, ये 2 चैप्टर्स पहले एफएआर 1 में हुआ करते थे, अब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। ये वाला चैप्टर पहले सीए में हुआ ही नहीं करता था, अब इसे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में डाला। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ी-सी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट के हवाले से, जो पहले कैफ लेवल पे नहीं थी, अब उसे भी कैफ लेवल में डाला गया है। लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा डिटेल में आप सीए फाइनल में कवर करोगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड के अंदर
थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। ये ऑल टुगेदर नया चैप्टर ऐड किया है। ये वाले 2 चैप्टर्स एफएआर 1 से उठाकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में रीशफल किए, ट्रांसफर की। तो सर नई स्कीम में सिर्फ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ डिलीट नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें डिलीट भी हुई हैं। 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक है आईएएस 41 और एक है आईएएस 38। ये 2 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो पहले पुरानी स्कीम में एफएआर 2 के सब्जेक्ट में थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के सब्जेक्ट में थे। लेकिन नई स्कीम में इसे एफएआर 1 का पार्ट बना दिया है। तो सर ये तो बचत हो गई। अगर 2 स्टैंडर्ड एफएआर 2 से निकालकर एफएआर 1 में डाल दिए और हमारा तो एफएआर 1 पास हो गया है, ये हमने एफएआर 1 तो दे दिया है, इंशाल्लाह पास भी हो जाएगा। तो हमें तो ये 2 स्टैंडर्ड पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, पुरानी स्कीम में भी, नई स्कीम में भी और पास पेपर्स में भी एग्जामिनर ने ये बात कैटेगोरिकली कही है कि जो चीज आपने एफएआर 1 में पढ़ी है वो चीजें एफएआर 2 में टेस्ट हो सकती है। जो चीजें आपने एफएआर 1 एफएआर 2 में पढ़ी है वो सीए फाइनल में टेस्ट हो सकती है। और सिर्फ ये कहा नहीं, एग्जामिनर ये करता भी है। एग्जामिनर एफएआर 1 की चीजों से 8-10 मार्क की वेटेज एफएआर 2 में टेस्ट करता है। जो आप एफएआर 1 और एफएआर 2 में पढ़ते हो उन सब से 8-10 मार्क की चीजें सीए फाइनल में टेस्ट करता है। तो एफएआर 1 से आपकी जान नहीं छूटी। एफएआर 1 में जो आपने पढ़ा है और जो आपने नहीं पढ़ा है वो सब कुछ भी आपको एफएआर 2 के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि 8-10 मार्क का सवाल या 8-10 मार्क की एडजस्टमेंट्स आपकी एफएआर 1 के टॉपिक से आ रही होगी। अगर आपने आईएस 41 नहीं पढ़ा, अगर आपने आईएस 38 नहीं पढ़ा और ये बात आपके एग्जामिनर को भी पता है, एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि जो बच्चा अभी एफएआर 1 से कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आया है उसने तो ये 2 स्टैंडर्ड्स पढ़े ही नहीं है, तो मैं तो समझता हूं कि लाजिम है कि वो इन स्टैंडर्ड्स की आपसे एफएआर 2 में टेस्टिंग करेगा। उसने अपनी पॉलिसी में भी ये बात कही है कि एफएआर 1 चीजें एफएआर 2 में टेस्ट हो सकती है, एफएआर 1 एफएआर 2 की चीजें सीए फाइनल में टेस्ट हो सकती है, और वो करता भी है। हर अटेम्प्ट का अगर आप एफएआर 2 का पेपर उठाएंगे ना उसमें 8-10 मार्क्स एफएआर 1 के टॉपिक के होते हैं। हर अटेम्प्ट का आप सीए फाइनल का पेपर उठाएंगे ना तो उसमें से 8-10-15 मार्क्स एफएआर 1 और एफएआर 2 के टॉपिक से आते हैं। और अब तो एग्जामिनर को पता है कि तुमने ये 2 स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े, तो ये 2 स्टैंडर्ड्स हमारे कोर्स में ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन हमें कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस लाजमी इसको एफएआर 2 में टेस्ट किया जाएगा। कोई मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, आसान स्टैंडर्ड है। ये तो बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, इसका टाइटल है एग्रीकल्चर, यानी गाय, बकरे, भैंस, खेती-बाड़ी, एप्पल फार्म हाउस, इस तरह के बिज़नेस में आप है कि आप गाय पालते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं, मुर्गियों के अंडे बेचते हैं, सब्जियाँ बेचते हैं, फल बेचते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर बिज़नेस करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? ये आईएस 41 में। आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड है कि अगर आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ट्रेड लाइसेंस, पेटेंट, इस तरह के इंटेंजिबल्स एसेट को परचेज़ करती है, खुद से डेवलप करती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? ये आईएस 38 में। कोई मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हमने ये भी कवर करने होंगे। रीज़न बीइंग कि एफएआर 1 की चीज़ें एफएआर 2 में टेस्ट होती है और आपका एग्जामिनर लाज़मी इसे टेस्ट करेगा, क्योंकि वो ये बात जानता है कि आप इसे पढ़कर नहीं आए हो। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 चैप्टर्स एफएआर 2 में ऐड किए, 2 चैप्टर्स एफएआर 2 से एफएआर 1 में शिफ्ट कर दिए। ये तो हमारा इस सब्जेक्ट का एक डिटेल पोस्टमार्टम था। अगर मैं थोड़े से सवाल देखूँ, सिर्फ़ तक जो बातें बताई है उससे पर्टेनिंग रेलेवेंट सवाल देखूँगा। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो गया, तब मैं उसी पे आता हूँ कि सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? सर, ये हमारे पास कैप 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का पिछली 10 से 12 अटेम्प्ट का पासिंग रेशियो आ रहा है। सर, अब तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है सर, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लिए भी ये पासिंग रेशियो रेलेवेंट है ना, क्योंकि वही कोर्स है, 80% कोर्स तो वही है, 3 चैप्टर्स नए ऐड हुए हैं। तो किसी टाइम में 34%, 35, 46, 27, 35, 42, 41, 46, 45, 43। अगर मैं इन 10-12 अटेम्प्ट का एवरेज रिजल्ट देखूँ ना, कि पिछले 10 से 12 अटेम्प्ट में एवरेज रिजल्ट कितना था, तो ये बनता है 40%। हो सकता है आपको याद हो। आपको याद है कैप 1 का एवरेज रिजल्ट कितना था? कैप 1 का एवरेज रिजल्ट था 29 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, या चले 30% कर देते हैं। कैफ 1 का एवरेज रिजल्ट था 30%, और कैफ 5 या आज की तारीख में कैफ 6 का जो पिछली 10 अटेम्प्ट का एवरेज रिजल्ट है दैट इज 40%। सर, पासिंग परसेंटेज कैफ 1 से बेहतर है।
यानी कि ये कैफ 1 से आसान होगा? नहीं। इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज कैफ 1 से बेहतर है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये कैफ 1 से आसान है। इस सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज कैफ 1 से 2-3 वजूहात से बेहतर है। नंबर 1, जब आप पहली बार कैफ 1 देते हो ना, तो आप अकाउंटिंग का पहला डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे होते हो। पीआरसी में जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी है, वो तो एमसीक्यूज़ पढ़े हैं। पहली बार आप कैफ 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर अकाउंटिंग का 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हो, इस वजह से परफॉर्मेंस नीचे आती है। और मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है कि ग्रुप ए पे ना बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ग्रुप ए के क्लासेस ले रहे होते हैं, ग्रुप ए के पेपर्स दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो डाउट में होते हैं कि हमने सीए कंटिन्यू करना भी है नहीं करना। कोई लम्स के टेस्ट दे रहा होता है, कोई एनईटी के टेस्ट दे रहा होता है, कोई डॉ के टेस्ट दे रहा होता है और इस आसरे में होते हैं कि यार वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो हम सीए को छोड़कर वहाँ चले जाएँगे, यानी कि वो सीए से पर्टेनिंग इतना सीरियस नहीं होते। तो ये 2 वजूहात है जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट कम था। लेकिन वन्स आपने ग्रुप ए पास कर लिया, वन्स आपने कैफ 1 पास कर लिया और अब आप कैफ 2 में आ गए, सॉरी एफएआर 2 में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आ गए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि यार अब जो भी है मुझे सीए ही करना है। तो यहाँ पर ये सीरियस स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज यानी कि जो अकाउंटिंग जो सीए से रिलेटेड अब सीरियस हो चुके हैं कि भाई हमने सीए ही करना है, ये उनका पासिंग परसेंटेज है। और एफएआर 1 में उनकी प्रैक्टिस, एफएआर 1 में उनकी तैयारी भी अकाउंटिंग से सब्जेक्ट को टैकल करने की हो चुकी है। यहाँ पर कम पासिंग परसेंटेज इसके मुकाबले में इस वजह से है कि एक तो अकाउंटिंग का पहला डिस्क्रिप्टिव पेपर, बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंफ्यूज स्टूडेंट्स इस रेशियो को कम दिखा रहे हैं। लेकिन अफेक्टिवली अफेक्टिवली कैफ 6 का जो लेवल है, डेफिनिटली वो कैफ 1 से ज्यादा है। कैफ 6 का जो लेवल है वो डेफिनिटली कैफ 1 से ज्यादा है, तभी तो ये ग्रुप बी में है ना, तभी तो ये अकाउंटिंग का दूसरा तीसरा पेपर है ना। तो मुश्किल तो होगा, डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन बिलीव मी आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इस वजह से कि अब आप बहुत सारी चीजें कैफ 1 में समझ कर आ गए हो। अकाउंटिंग काम कैसे करती है, चीजों को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, चीजों को डिस्क्लोज कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आप समझ कर आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो। आईएएस 16 में आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डिस्क्लोजर्स बनाए, आईएएस 40 में आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स बनाए। यहाँ पर तो हम हर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स ही बना रहे होंगे। तभी तो इस सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट में चीजों को रिपोर्ट कैसे किया जाता है, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट प्रेजेंट डिस्क्लोज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर तो आप तकरीबन हर स्टैंडर्ड के अंदर डिस्क्लोजर्स कवर करके आ रहे होंगे। एफआर 1 में आप जब डिस्क्लोजर देख रहे थे तो वो आपने अपनी जिंदगी में पहली बार डिस्क्लोजर देखे थे। अब जब आप डिस्क्लोजर देखोगे तो आपके पास ऑलरेडी एफआर 1 की एक बेस है, इस वजह से ये सब्जेक्ट आपको अब इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं देने वाला है। लेकिन यस, 15-16 चैप्टर्स हैं, 15-16 चैप्टर्स को कवर करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये मैंने आप लोगों के सामने कैप 6 का आईकैप का नई स्कीम के हिसाब से, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का नई स्कीम के हिसाब से सिलेबस ओपन किया है। इसमें ये सस्टेनेबिलिटी ग्रेड बी में रखी है और ग्रेड बी में इन्होंने लिखा है कि अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, जब आप आईकैप की स्टडी टेक्स्ट पर आएंगे ना, तो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर आप जब इंडेक्स देखेंगे ना, इंडेक्स में आपको 13 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं और इन 13 चैप्टर्स में से सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उन 13 चैप्टर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। आईकैप से एक छोटा सा एरर हो गया है कि आईकैप ने इंडेक्स में ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर नहीं डाला। लेकिन अगर आप इसी स्टडी टेक्स्ट में आगे आएंगे, खैर मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आपकी स्टडी टेक्स्ट में ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी से पर्टेनिंग पूरा एक बकायदा अलहदा चैप्टर दिया हुआ है। स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर, यस,
स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर 787 पे, स्टडी टेक्स्ट के पेज नंबर 787 पे चैप्टर 14 जो कि ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी से पर्टेनिंग पूरा एक सेपरेट चैप्टर दिया है कैप ने। क्या हो गया 787, हाँ, पेज नंबर 787 ऑनवर्ड्स चैप्टर 14 ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी के नाम से पूरा एक चैप्टर आईकैप ने स्टडी टेक्स्ट में ऐड किया है। बस आईकैप ने गड़बड़ ये कर दी है कि जो इंडेक्स दिया है ना, इंडेक्स के अंदर चैप्टर 14 ही लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली इस स्टडी टेक्स्ट के अंदर ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर है। मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी, मैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हूँ जहां पर FAR2 के सिलेबस की चेंजेस डिस्कस की जाती है, FAR2 के सिलेबस की चेंजेस को शेयर किया जाता है एक तस्वीर की फॉर्म में या एक वीडियो की फॉर्म में, जिसमें FAR2 के चेंजेस के ऊपर बात की गई है। और यकीन जाने उस तस्वीर के अंदर, उस वीडियो के अंदर सस्टेनेबिलिटी का कोई जिक्र ही नहीं था। और ऐसा इस वजह से कि जिस बंदे ने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई, उसने सिर्फ इंडेक्स देखा कि इंडेक्स में क्या क्या आ रहा है और बता दिया कि FAR2 के कोर्स के अंदर ये चेंज है। जबकि अगर किसी ने सही तरीके से सिलेबस ग्रिड पढ़ी होती या स्टडी टेक्स्ट को ही प्रॉपर्ली गो थ्रू किया होता तो उसे पता चल जाता कि इंडेक्स में नहीं आ रहा चैप्टर 14, लेकिन इस स्टडी टेक्स्ट के अंदर चैप्टर 14 है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। और मैं नई बात इस तरह से पिक की कि जब मैंने इसका कोर्स आउटलाइन देखा तो मैंने सस्टेनेबिलिटी देखा और मुझे पता है, मैं यूके में बैठा हुआ हूँ, कि इस सब्जेक्ट की क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या दुनिया इसकी तरफ देख रही है, किस तरह से देख रही है। जब मैंने स्टडी टेक्स्ट देखी तो मुझे यहाँ नजर नहीं आया। मैंने सिंपली स्टडी टेक्स्ट को जब गो थ्रू किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर चैप्टर 14 सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी का सेपरेट चैप्टर्स है, सिर्फ इंडेक्स में नहीं आ रहा। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर और पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर हो रही है जिसमें FAR2 की चेंजेस बताई गई है, उसमें सस्टेनेबिलिटी का जिक्र ही नहीं किया गया। हालांकि दिस इज द एरिया, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग जो कि हम हमारे अकाउंटिंग के प्रोफेशन के अंदर कैफ 6 के सब्जेक्ट के अंदर देखने वाले हैं। एनीवे, मैं पासिंग परसेंटेज पे आ रहा था। पासिंग परसेंटेज कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का या FAR2 का FAR1 से बेहतर है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये FAR1 से आसान है, ये FAR1 से मुश्किल है, एडवांस है, लेकिन अब आपका लेवल भी बढ़ गया। अब आप वो इतने नन्हे काके नहीं रहे कि जो डेबिट क्रेडिट नहीं जानते, अब आप डेबिट क्रेडिट पे महारत हासिल कर चुके हैं, डिस्क्लोजर्स बना चुके हैं। तो जब आप ग्रुप बी में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पे आते हो तो आपका सब्जेक्ट नेचुरली बढ़ जाता है, साथ साथ आपकी सीरियसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सीए को लेकर। लेकिन ग्रुप बी में जब अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं तो दे आर डैम श्योर कि अब हमने सीए को ही कंटिन्यू करना है। सवाल यह है कि ये जो सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन की गई है, 2 चैप्टर्स FAR1 के लाए गए, कुछ हिस्सा IFRS 9 में ऐड किया गया और सस्टेनेबिलिटी का एक नया चैप्टर ऐड किया गया। तो इसका डिफिकल्टी लेवल आप कहाँ देखते हैं? सर अभी भी मैं इसका डिफिकल्टी लेवल वहीं पे देखता हूँ। मैं अभी भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाली अटेम्प्ट में भी इसका पासिंग परसेंटेज 40% के आसपास ही होगा, बहुत ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा। मोर और लेस इतना ही पासिंग परसेंटेज आप आने वाले वक्तों में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं है, कम नहीं हुआ, मेंटेन्ड है। 2 चैप्टर्स हटा दिए, 2 चैप्टर्स ऐड कर दिए और एक सस्टेनेबिलिटी का एरिया ऐड कर दिया है। अच्छा, जब आपको याद होगा कि आपने अगर FAR1 की ओरिएंटेशन आज से 6 महीने पहले या जब भी आपने पढ़ा था उस वक्त अटेंड की हो, तो हम FAR1 की ओरिएंटेशन में एग्जामिनर कमेंट्स को देखते हैं, एग्जामिनर के फीडबैक को देखते हैं। FAR1 के एग्जामिनर कमेंट्स में FAR1 के फीडबैक के अंदर हमें बहुत सारी गलतियां बताई जाती है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टूडेंट्स की बेसिक्स नहीं है, स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन नहीं आती, स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन नहीं आती, स्टूडेंट्स को ये नहीं आता, स्टूडेंट को वो नहीं आता, एंड सो एंड सो। FAR2 के अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स देखेंगे ना, FAR2 के अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स देखेंगे ना, आपको मोर और लेस एक आधी गलतियां नजर आ रही होगी, और वो एक आधी गलती है सेलेक्टिव स्टडीज और रिलायंस ऑन पास पेपर्स ओनली। मैंने पिछले 5-6 अटेम्प्ट के कमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए। द रिस्क ऑफ सेलेक्टिव स्टडी, द ओवर रिलायंस ऑन द पास पेपर्स, इट इज encouraged to adopt a more holistic approach to cover the full syllabus। यानी क्या कह रहा है, कह रहा है बाकी सब सही है, तुम्हें प्रेजेंटेशन भी आती है, तुम्हें अकाउंटिंग भी आती है, तुम्हें बेसिक भी पता है, लेकिन यार मेरे सामने ना ये सेलेक्टिव स्टडी करके ना आया करो, पूरा कोर्स कवर करके आया करो, सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चंस करके ना आया करो, चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझकर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करके आओ। ऑटम 24 के अटेम्प्ट का कमेंट देखूं, selective study was apparent, build a well rounded grasp of the course is essential। मेरे सामने ये 2-4 चैप्टर छोड़ के प्रिपरेशन करके ना आओ, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके आओ, मैं तुमसे हर जगह से टेस्टिंग करने वाला हूँ। स्प्रिंग 24, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस इज की टू अचीव द सक्सेस। ऑटम 23 में दूसरा थोड़ा मसला बताया डिसऑर्गेनाइज वर्क प्रेजेंटेशन का। स्प्रिंग 23
Important to note that past papers can be helpful in preparing the exam, but they should not be relied upon exclusively. Autumn bias, selective study was evident. Lack of practice was evident. Working was haphazard, and so and so. यहाँ पे एग्जामिनर के दो ही रोने हैं कि बच्चा सेलेक्टिव स्टडी करके आ जाता है, सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चंस करके आता है। जब मैं उसको पास पेपर के क्वेश्चंस से मिलता-जुलता सवाल पूछता हूँ, तो वो अटेम्प्ट कर लेता है। जहाँ मैं थोड़ा-सा सवालों को चेंज करूँ, सवालों को पूछने का तरीक़ेकार चेंज करूँ, वो स्ट्रगल करता है। क्योंकि उसने पास पेपर्स के सवाल तो कर लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं की, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए। तो हमने अपनी गलतियों से तो सीखना ही है, लेकिन जो पास्ट में स्टूडेंट ने गलतियाँ की है, समझदारी, होशियारी उसी में है कि हम अपने सीनियर से सीखें, हम अपने पास्ट के स्टूडेंट से सीखें कि उन्होंने क्या गलती की। जब एग्जामिनर बता रहा है कि रीज़न ऑफ फेलियर सिलेक्टिव स्टडी है, रिलायंस ऑन पास्ट पेपर्स है या कुछ जगहों पर प्रेजेंटेशन का मसला है, तो हम इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, इन गलतियों को एडवांस में सीख कर जाएँगे और इंशाल्लाह ये पेपर आने वाली अटेम्प्ट में पास कर रहे होंगे। सर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस सब्जेक्ट का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो तकरीबन 90 टू 100 आवर्स के आसपास है और किस तरह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक मसला तो ये चल रहा है, कन्फ्यूजन ये चल रही है कि सर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में लाइव क्लासेस होंगी या स्मार्ट क्लासेस होंगी या कोई और तीसरी चीज़ होगी, ये हवाले से हमें क्लैरिटी दे दें। तो यहाँ पर मैं ये भी बात करूँगा कि हम लाइव चलाएँगे, स्मार्ट चलाएँगे या किस तरह से चला रहे होंगे। हम बात करते हैं ओवरऑल कैप 6 के हवाले से कि हमें कैप 6 की प्रिपरेशन करनी कैसे? कैसे अपने इस सब्जेक्ट को लेकर चलना है? सर सबसे पहले और पहला स्टेप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरा कर चुके हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमने इस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन सेशन देखना है। जो आप ऑलरेडी देख रहे हो, आप ऑलरेडी सुन रहे हो। क्योंकि इस ओरिएंटेशन सेशन से ही आपको इस सब्जेक्ट का एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा। इस सब्जेक्ट की ए टू ज़ेड सारी मॉडलिटीज़ पता चलेगी। क्या ऐड हुआ है, क्या लेस हुआ है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कैसे लेकर चलना है, ये सारी बातें इस ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस की गई। देन इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी प्रिपरेशन। इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या-क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा। जिन लोगों के पास मेरी गूगल ड्राइव का एक्सेस ऑलरेडी है, वो मेरी गूगल ड्राइव पे जाके देख सकते हैं। जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, मैं उनको एक्सेस प्रोवाइड कर दूँगा, एक लिंक शेयर कर दूँगा जहाँ पे मेरा सारा इस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आ रहा होता है। तो कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आपको कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का स्मार्ट स्टडी प्लान मिलेगा। जहाँ पे आपके पास पूरी अगले 4 साढ़े 4 महीने की स्टडी जर्नी मैंने आपको बना के दी है, कि आपको हर हफ्ते, हर दिन कौन-कौन से सब्जेक्ट को कौन-कौन से चैप्टर को कवर करना है। यानी कि आपको हर दिन का, हर वीक का टारगेट दिया जा रहा है कि भाई मैंने हर हफ्ते, हर दिन इतने-इतने चैप्टर्स को कंप्लीट कर दे जाना है, इतने-इतने लेक्चर्स को कंप्लीट कर दे जाना है, तो मेरा आने वाले ढाई 3 महीनों के अंदर कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा। फिर दूसरी चीज़ है लेक्चर्स। अब लेक्चर्स के हवाले से इस अटेम्प्ट में चूँकि कोर्स के अंदर कुछ चीज़ें भी ऐड हुई हैं, तो मेरे पास 2 प्लान्स हैं जो कि हम आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आने वाले वक़्तों में फॉलो करेंगे। 100% ऑफ द कोर्स की आपके पास स्मार्ट क्लासेस तो अवेलेबल होंगी। 100% ऑफ द कोर्स की आपके पास स्मार्ट क्लासेस तो अवेलेबल होंगी। इसी के साथ-साथ हम अपना कोर्स लाइव क्लासेस में भी रन करेंगे और इन लाइव क्लासेस की भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। लाइव क्लासेस की भी आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन लाइव क्लासेस कब तक कंटिन्यू होगी या कितना परसेंट कोर्स इसमें कवर होगा, ये डिपेंड करता है आपकी पार्टिसिपेशन पे। एज़ लॉन्ग एज़ आप पार्टिसिपेट करेंगे, आई एम हियर कि मैं 100% कोर्स आपको लाइव क्लासेस में कवर करवाऊँ। लेकिन जनरली मैंने ये देखा है, पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि शुरू में हमारा पेप्सी की, कोक की बोतल की तरह जोश बड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो जोश कम होने लगता है। जैसे-जैसे वो जोश कम होने लगता है, तो लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेशन कम होने लग जाती है और एक वक़्त आता है कि ना होने के बराबर हो जाती है। मतलब अगर एक सब्जेक्ट के अंदर 400 बच्चा रजिस्टर्ड है, लाइव क्लासेस के अंदर 20 बच्चा, 15 बच्चा, 10 बच्चा आ रहा है। अगर तो इस तरह की पार्टिसिपेशन होगी, तो फिर ऑब्वियसली हम स्मार्ट क्लासेस से ही चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। लेकिन अगर एज़ लॉन्ग एज़ आप लोग लाइव क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आई वुड बी हैप्पी कि मैं आपको 100% कोर्स लाइव क्लासेस में कवर करवाऊँ
और जो भी लाइव क्लासेस कवर होगी उनकी तो रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली दी जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपने स्मार्ट क्लासेस से पढ़ना है, आपने लाइव क्लासेस से पढ़ना है। सर, अगर हम स्मार्ट क्लासेस से पढ़ते हैं तो जो कोर्स के अंदर नई चीज़ें ऐड हुई हैं उसका क्या? जो एग्ज़ामिनर की साइकी में चेंज आता है उसका क्या? ऑब्वियसली ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको स्मार्ट क्लासेस में 100% अपडेटेड कंटेंट पढ़ाऊँगा। स्मार्ट क्लासेस में 100% अपडेटेड कंटेंट डिलीवर करूँगा। तो जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, वो भी आपको स्मार्ट क्लासेस में रिकॉर्ड करके पोर्टल पे प्रोवाइड किए जाएँगे। जिन चैप्टर्स के अंदर चेंजेस लाई गई हैं, उनकी भी स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड करके पोर्टल पे प्रोवाइड की जाएगी। जिन-जिन जगहों पर मैं समझता हूँ कि एग्ज़ामिनर की साइकी में चेंज आया है, उनके मैं मज़ीद एडवांस क्वेश्चन्स देखें, मेरा ख़्याल है कि मैं उन लिमिटेड टीचर्स में से हूँ जो कि कैफ और सीए फाइनल दोनों का रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मतलब और भी टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला वो टीचर हूँ जो कैफ और सीए फाइनल की रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं उन लिमिटेड टीचर्स में से हूँ जो कि कैफ 1, कैफ 6 और सीए फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप सब जानते होंगे, पिछली 2 अटेम्प्ट में सीए फाइनल की जो पिछली 2 अटेम्प्ट गुज़री है, उन दोनों अटेम्प्ट में एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के स्टूडेंट की पोज़ीशंस आई हैं। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है। मैं उनसे डिस्कस कर रहा था या मैं जब उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहा था, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड की, तो वन थिंग आई नोट अबाउट देम कि ये दोनों स्टूडेंट्स जिनका लास्ट अटेम्प्ट में गोल्ड मेडल आया अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में सीए फाइनल में, और लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट में एक उमेश है, एक ज़ैद है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फाइनल की अकाउंटिंग मुझसे नहीं पढ़ी, बल्कि एक एफएआर 2 भी मुझसे पढ़ा था, एफएआर 1 भी मुझसे पढ़ा था। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखो, ये एक ना कंटिन्यूइंग इफेक्ट है। एफएआर 1 में उन्होंने मुझसे पढ़ा था, उनकी मेरे साथ एक फ्रीक्वेंसी मैच हुई हुई थी। वही फ्रीक्वेंसी उन्होंने कैरी की एफएआर 2 में, वही फ्रीक्वेंसी उन्होंने कैरी की सीए फाइनल में और उनके सीए फाइनल में गोल्ड मेडल सिक्योर हुए। तो जब आप एक टीचर से एफएआर 1, कैप 6 या अकाउंटिंग साथ लेकर चलते हो, तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कहेंगे, जेलिन आप एक टीचर के साथ बॉन्ड हो जाते हो, कि आपको समझ आता है कि यार इसका पढ़ाने का तरीक़ेकार है, क्या है, ये चीज़ों को कैसे लिंक करता है, ये चीज़ों को कैसे कॉन्सेप्चुअली लेकर चलता है, और फिर आपकी आने वाली जर्नी बड़ी आसान होती है। एफएआर 1 में जो कुछ आप पढ़ते हो, वो आपको डेफिनिटली एफएआर 2 में हेल्प करता है। एफएआर 1, एफएआर 2 में आप जो कुछ पढ़ोगे, वो आपको डेफिनिटली सीए फाइनल में हेल्प करेगा। और इन सारे अकाउंटिंग पर्चों में आप जो कुछ पढ़ोगे या पढ़ते हो, ये सब कुछ आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनाने में डेफिनिटली हेल्प करेगा। तो अब हमारे ऊपर है कि हमने लाइव क्लासेस कंटिन्यू करनी है, स्मार्ट क्लासेस पे जाना है, वो अगेन आपकी पार्टिसिपेशन, आपके इंटरेस्ट, आपकी प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देन थर्ड चीज, बुक। अब कैफ 6 के हवाले से मेरी अपनी बुक है और आईकेप की स्टडी टेक्स्ट है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे पहले एफएआर 1 पढ़ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद पहली बार मुझे एफएआर 2 में देख रहे होंगे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में देख रहे होंगे। मेरी जो कैप 6 की वॉल्यूम्स हैं, इसके अंदर आपको हर चीज़ मोर देन इनफ कंटेंट मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स के सॉरी सारे चैप्टर्स के नोट्स, सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के पास्ट पेपर के क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स की समरीज़, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इन बुक के अंदर शामिल होगी। आपको कोई एक एडिशनल पेज, कोई एक एडिशनल चैप्टर भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक एडिशनल पास्ट पेपर भी कहीं और से रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इस बुक के अंदर कवर्ड है। चाहे वो पास्ट पेपर्स हों, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों, चाहे वो सीए फाइनल के क्वेश्चंस हों, चाहे वो एसीसी के क्वेश्चंस हों। मैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर आपको सीए फाइनल लेवल के भी सवाल करवाऊँगा, एसीसी और आईसीएमए के सवाल भी करवाऊँगा, ताकि हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो। सारी चीज़ें इस बुक के अंदर अवेलेबल है, इसके नोट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो आपको कोई एडिशनल एक पीस ऑफ पेपर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए आईकेप की स्टडी टेक्स्ट भी देखते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मेरी बुक्स के साथ-साथ आप आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को भी लेकर चलते हो, तो ये वैल्यू ही ऐड करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। तो ये 2 किताबें हैं। दिस बुक इज़ इनफ टू पास दिस पेपर, टू सिक्योर द पोज़ीशन। लेकिन अगर एडिशनल सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए, एडिशनल अपनी कम्फर्ट के लिए स्टडी टेक्स्ट भी देखना चाहते हो, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं होगा। और फिर हमारा टारगेट ये होगा कि हम एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम, ये मैं बड़ा ही लीनिएंट टारगेट बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा ही लीनिएंट टारगेट दे रहा हूँ, अस्यूमिंग कि आपने कभी दावत में भी जाना है, अब कभी आपके घर पे कोई इवेंट है, कभी रिश्तेदार हैं, कभी आप बीमार पड़ रहे हैं, कभी आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो भी बआसानी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए।
हमारे पास सितंबर के 15 दिन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सारे 4 महीने हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। स्मार्ट क्लासेस का अगर मैं ड्यूरेशन देखूं तो वो तकरीबन 90 टू 100 आवर्स का है। डेली 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूँ ना, डेली 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूँ ना, तो 3 महीनों में 90 दिनों में ये कोर्स खत्म हो सकता है। लेकिन स्टिल मैं आपको लीनियंट रखकर कहता हूँ कि अगर साढ़े 4 महीने भी आप लगा देते हो, तो भी एग्जाम से 1 महीने पहले आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जिसकी वजह से आपके पास लास्ट मंथ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए होगा। आखिर का 1 महीना हम इस सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर रहे होंगे, जिसमें हम इस सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स देखेंगे, नए एडवांस सवाल देखेंगे, वर्कशॉप क्रैश कोर्सेज वगैरह अटेंड करेंगे, Q&A सेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने सब्जेक्ट की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहे होंगे। सर सही है, हम ये स्टेप तो फॉलो कर लेंगे। आज आपके साथ ओरिएंटेशन ले ली, प्रिपरेशन के लिए हम ये चीजें फॉलो करेंगे। लेकिन ये बताएं हम डेली इस सब्जेक्ट को टाइम कितना दें? हमें ये बताएं हमारी क्लासेस कितनी होगी? हमें ये बताएं आपकी बुक कब तक अवेलेबल हो जाएगी? इन चीज़ों पे बात करता हूँ। देखें, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि कोर्स के अंदर चीज़ें ऐड हुई हैं। मैं हर अटेम्प्ट के अंदर नए-नए सवाल ऐड करता रहता हूँ, तो इस बुक को मैं अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर टेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपके पास ये बुक रेडी होके अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक की सॉफ्ट कॉपी तो मैं ड्राइव पे ही शेयर कर दूँगा, चाहे आप क्या कहते हैं, सॉफ्ट में पढ़ना चाहते हैं अगर आप तो इस बुक की सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी आपको वैसे ही दे दी जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप इस बुक की हार्ड कॉपी भी परचेज़ कर सकते हैं, वो आपकी कम्फर्ट के ऊपर है, आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है कि आपको कैसे पढ़ना आसान लगता है। तो सॉफ्ट कॉपी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही, हार्ड कॉपी परचेज़ करना चाहो तो कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। अगले 10 दिन के अंदर ये बुक कंप्लीटली अपडेट हो जाएगी, आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। लाइव क्लासेस हम अभी तो एड हॉक बेसिस पे हफ्ते में 3 से 4 दिन ये कंडक्ट करेंगे, लेकिन 2 से 3 हफ्ते में फिर इंशाल्लाह आपका टाइम टेबल लॉक कर दूँगा, आपका टाइम टेबल फिक्स कर दूँगा। अभी मैं 1-1, 2-2 दिन की अनाउंसमेंट पे आपकी लाइव क्लास कंडक्ट कर रहा हूँगा। जैसे नेक्स्ट क्लास की अनाउंसमेंट मैं इंशाल्लाह शाम में या कल तक कर दूँगा। तो हम हफ्ते में 3 से 4 दिन लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे और उसकी अनाउंसमेंट कर रहे होंगे, लेकिन 1 डेढ़ हफ्ते के बाद चीज़ें थोड़ी-सी सेटल हो जाए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम टेबल लॉक कर दूँगा। स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के पास एज़ पर द स्टडी प्लान ग्रेजुअली जो चैप्टर्स ऑलरेडी अनचेंज्ड है वो तो आपके पोर्टल पे आ ही रहे होंगे, और जिन चैप्टर्स में चेंजेस आई हैं, जिन चैप्टर्स में नई चीजें ऐड हुई हैं, जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, वो भी ग्रेजुअली रिकॉर्ड होकर एडिट होकर आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सर आप बुक दे दोगे अगले 10 दिन के अंदर की क्लासेस का टाइम टेबल भी आ जाएगा, आपकी स्मार्ट क्लासेस भी अपडेट हो जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा हमें कितना पढ़ना है। सर बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। मैंने कैफ 1 कैफ 2 में भी यही कहा था, मैं कैफ 6 में भी यही बात कहूंगा। देखिए सीए के कैफ लेवल के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी सब्जेक्ट को पास करने के लिए मैं समझता हूँ, आप उसे डेली बेसिस पे 2 से ढाई घंटे दें। आप उसे डेली बेसिस पे 2 से ढाई घंटे दें, अगर आप थोड़ा-सा वीक समझते हैं अपने आप को तो फिर 3 घंटे दें। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट को 2 से ढाई घंटे देते हैं, आई एम 100% गारंटीड कि आपका ये पेपर पास हो जाएगा, अनलेस कि आप पेपर के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मार के आ जाए। कोई बहुत बड़ा मिसहैप ना हो जाए आपके साथ। अगर आप डेली बेसिस पे ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ 2 ढाई घंटे एक सब्जेक्ट को देते हो, चाहे फिर वो अकाउंटिंग हो, ऑडिट हो, टैक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। 2 ढाई घंटे अगर रेगुलर बेसिस पे एक सब्जेक्ट को दिए जाए, ये बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट को 3 महीने में, 4 महीने में प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इस 2 ढाई घंटे में हमें करना क्या है? इस 2 ढाई घंटे में हमने सिर्फ लेक्चर नहीं देखना। पहला काम ये क्या करें कि जब आप पढ़ने बैठे, तो शुरू का आधा पौना घंटा पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करें। शुरू का आधा पौना घंटा पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करें। जो चीज़ हमने कल पढ़ी, जो चीज़ हमने पिछले हफ्ते में पढ़ी, जो चीज़ हमने पिछले 2 हफ्ते में पढ़ी, जो चीज़ पिछले आप महीने में पढ़ी, डेली बेसिस पे आधा पौना घंटा पुराना रिवाइज़ किया करें। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन बड़ा ज़रूरी है। आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझें, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें, लेकिन आप रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, आप भूल जाएँगे। तो रेगुलरली आप चीज़ों को रिवाइज़ करें, डेली शुरू का आधा पौना घंटा पुराना रिवाइज़ करो। देन डेली 1 घंटे का नया लेक्चर कवर करो। मैंने आपको बताया कि तकरीबन 90 टू 100 आवर्स का ये कोर्स है। अगर मैं डेली 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूँ ना, तो 3 महीनों में ये कोर्स वैसे ही खत्म होना चाहिए। लेकिन चलो मान लेते हैं कि कभी तुम्हारे घर पे दावत है, कभी रिश्तेदारों के यहाँ दावत है, कभी तबीयत खराब है, कभी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कभी शैतानी दिमाग हुआ हुआ है, तो हमने और लेनिएंसी दे दी। स्टिल अगर 1 घंटे का लेक्चर डेली कवर कर लो तो 90 डेज़ में तो ये कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। और सिर्फ लेक्चर देखना काफ़ी नहीं होगा। सिर्फ मुझे ऑडियो वीडियो में सुनकर ये काफ़ी नहीं होगा। जब तक आप चीज़ों की खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बात नहीं बनने वाली। मैं क्या, मेरी जगह अल्लाह का कोई फरिश्ता ही आके आपको क्यों ना पढ़ा दे।
आपको रिकॉर्डेड लाइव स्मार्ट कोई नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी की क्लासेस क्यों ना प्रोवाइड कर दे। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपका कोई सब्जेक्ट पास नहीं होने वाला। तो सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस मस्ट है। अगर 1 घंटे का लेक्चर कवर कर रहे हो तो लाज़िम है कि 1 घंटा प्रैक्टिस खुद से भी करो। जो चीज़ उस लेक्चर में कवर की है उसी के सवाल कर लिए, जो टीचर ने होमवर्क दिया उसी को कर लिया, जो चीज़ें पुरानी है उसी की प्रैक्टिस कर ली। डेली बेसिस पे 1 डेढ़ घंटा 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर करना। इस तरह से चीज़ों को लेकर चलोगे, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, दिस इज़ 2.5। इस तरह से चीज़ों को लेकर चलोगे, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपका ये पेपर इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर लाज़मी क्लियर हो जाएगा। तो हमने सब्जेक्ट के हवाले से बात की, प्रिपरेशन के हवाले से बात की, डिफ़िकल्टी परसेंटेज, पासिंग रेशियो देखा, कोर्स के हवाले से बात की। तो आई गेस कि मेरे पार्ट पे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस की है। अब मैं आप लोगों के सवाल सेंडिंग ऑर्डर में फीफो मेथड पे रीड करता हूँ और उसके आंसर करता हूँ। और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मोस्ट लाइकली हमारी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को या फिर कंडक्ट हो रही होगी, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अपना पहला टॉपिक IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से इस कोर्स का स्टार्ट ले रहा हूँगा। मैं सवाल देखता हूँ आपके, और अगर किसी का सवाल मिस हो जाए तो काइंडली वो दोबारा लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, तो अनइंटेंशनली एट टाइम सवाल मिस भी हो जाता है। जी, बिल्कुल, अगर आपने FAR 2 का पेपर दिया है और आप अनसर्टेन हो कि पेपर पास होगा या नहीं होगा, तो आप भी बाकी सब्जेक्ट्स जो कि आपने देने ही हैं, उस पे फ़ोकस करो। रिज़ल्ट के बाद कॉपरेटिव रिपोर्टिंग जॉइन कर लेना, कोई हर्ज नहीं है। फातिमा अय्यूब, ईपीएस और रेशियो के अंदर बहुत माइनर सी एडिशंस हैं। ऑब्वियसली FAR 1 का तो 100% नहीं, बहुत छोटी-छोटी 2-3 चीज़ें हैं जो कि FAR 2 लेवल पे आपने एडिशनल कवर करनी है। इंज़ा अमीन, स्मार्ट क्लासेस का तो फॉर्मेट आपको पता है ना, जिसमें हम एनिमेट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो स्मार्ट क्लासेस अलग है और जो लाइव क्लास जैसे अभी ये कंडक्ट हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग अलग होगी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, तो क्या ये IS 41 और IS 38 के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे? यस, इन दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स भी आपके पास स्मार्ट लेक्चर्स के फॉर्मेट पे अवेलेबल होंगे, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपने इन चैप्टर्स को लाज़मी कवर करना है। नई माज़हबीन अब नई स्कीम में ये है कि ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास होने चाहिए, तो आप ग्रुप बी के पेपर्स दे सकते हो। FAR 1 का ही पास होना ज़रूरी नहीं है FAR 2 को देने के लिए। आज हमारे पास वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास जो हमारी ऑफिशियल फर्स्ट क्लास होगी वो मोस्ट लाइकली या तो फ्राइडे को होगी या सैटरडे होगी, कि मैं कोशिश करूंगा फ्राइडे को ही क्लास कंडक्ट करूं आप लोगों की। और मेक श्योर कि आप लोग जो भी कैप 6 का व्हाट्सएप ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, रजिस्टर्ड ग्रुप है, उसके अंदर इनरोल्ड हो, क्योंकि जो भी क्लास की अनाउंसमेंट है वो उन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हो रही होती है, और जो है IQ के सोशल मीडिया फेसबुक पेज वगैरह पे हो रही होती है। जी बिल्कुल, अगर आपका ग्रुप ए में कोई एक सब्जेक्ट और सिर्फ बिज़नेस लॉ वाला पोर्शन भी पास है, तो ये 2 सब्जेक्ट पास माने जाएँगे, आप ग्रुप बी के सब्जेक्ट दे सकते हो। रमीज़, मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुनासिब पेपर आया है, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल, ना बहुत ज़्यादा आसान, एक बहुत ही मुनासिब पेपर है। मैं समझता हूँ 40-45% के करीब ही रिज़ल्ट होगा इस बार भी। इस्माइल, मैं आपका सवाल समझा नहीं कि डे वाइज़ लेक्चर सही रहता है, मैं सवाल समझा नहीं आपका। जी बिल्कुल, जब तक स्टूडेंट्स आएँगे, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट करूँगा। ना, 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 इस फातिमा अय्यूब, एनर्जाइज़र वो नहीं है, एनर्जाइज़र तो एक वर्कशॉप है। स्मार्ट क्लासेस आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर्ड है, इसके अंदर सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की कवरेज होती है। लेकिन वहाँ पर जो लेक्चर्स हैं, वो इस तरह से आईपैड की रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, वो एनिमेटेड एक प्रॉपर स्टूडियो एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड किए गए हैं। अलिशबा, आपकी मर्ज़ी है, आप मेरी बुक इस्तेमाल करें, आपकी भी बुक इस्तेमाल करें, दोनों से आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल होगी। इंज़ा, स्मार्ट क्लासेस में यस 100% कोर्स कवर है, 80-90% कोर्स तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है।
जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो भी प्रोवाइड की जाएगी, जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एडिशनल एडवांस क्वेश्चंस होंगे वो भी उसी में ऐड किए जाएँगे। तकरीबन 90 टू 100 आवर्स का वो ड्यूरेशन है। जी फातिमा, FAR 2 के अंदर सॉरी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर मैं IS 38 और IS 41 भी अवेलेबल कर दूँगा। जी, जी, बिल्कुल। अगर आपके ग्रुप ए के 3 पेपर्स पास है और आपका FAR 1 रुक गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो बिल्कुल आप FAR 1, FAR 2 दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस कर दी थी टेस्ट और मॉक के हवाले से। तो जो प्रैक्टिस हमारी FAR 1 में जो प्रैक्टिस हमारी टेक्स्ट में थी, वही प्रैक्टिस हमारी कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी होगी कि हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का मॉक होगा, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का मॉक होगा और जब हमारा कोर्स 50% तक कंप्लीट हो जाएगा, तकरीबन 40-50% तो आपका एक मिड टर्म मॉक्स कंडक्ट होगा और जब आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हमारा एक फाइनल मॉक कंडक्ट किया जाएगा। निखिल, इन दोनों स्टैंडर्ड्स में ऐसा कुछ है नहीं कि इनको मिलाकर सवाल पूछा जाए, तो लार्जली अलग-अलग सवालों में ये पूछे जा सकते हैं। माजिबीन वो तो रिजल्ट के बाद देखेंगे। कि सर ऑडिट की तैयारी के लिए आपको ऑडिट के टीचर सर मोहम्मद इब्राहिम ही ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी, तनवीर मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि मैंने यूडेमी वगैरह के प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोवाइड कर रखे हैं। अलिशबा अगर ग्रुप बी के कोई स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट दे रहा है तो मेरे हिसाब से उसको डेली बेसिस पे कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए। 8 से 10 घंटे मिनिमम 8 घंटे से कम नहीं। जी फातिमा, अगर आप F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दे रही हैं और आप साथ में कैप 6 पढ़ रही हैं तो F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की 90% तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। चलिए जी, आई गेस कि मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है जो मेरे पास चैट बॉक्स में आ रहे थे। आज की अपनी इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।